जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। आज मैं लेकर आया हूं आर्मी जीडी एग्जाम के अंदर आ चुके मैथ के मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चन। और ये सारे क्वेश्चन जो पिछले आर्मी के 3 एग्जाम हुए हैं, 3-4 एग्जाम हुए हैं, उन्हीं के सारे क्वेश्चन हैं। तो अगर आप भी इंडियन आर्मी की एग्जाम की तैयारी करते हो तो ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत मदद करेंगे और आपको भी पता चलेगा कि पिछले जो एग्जाम हुआ आर्मी में उसमें मैथ किस लेवल की आई है। ठीक है, नए हो यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करना, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है कि एक आदमी अपने वेतन का 10% जीपीएफ में लगाता है। यदि जीपीएफ देने के बाद उसका कुल मासिक वेतन 13,500 रुपये है तो उसका मासिक जीपीएफ कितना है। ठीक है, देखो यहाँ पर 10% उसने जीपीएफ दिया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अगर हम प्रतिशत का सवाल है तो उसकी कुल आय कितनी मान लेते हैं, 100। ठीक है, उसमें से उसने जीपीएफ कितना दिया, 10%। तो उसके बाद उसका मासिक जो वेतन वो शेष बच रहा है वो कितना है, 90%। ठीक है, अब इसने कहा कि आगे जीपीएफ देने के बाद उसका कुल मासिक वेतन 13,500, यानी जो उसके पास बचा हुआ वेतन है वो है 13,500। तो यहाँ लिख दो 13,500। ठीक है, जो चीज़ दे रखी है उसके नीचे उसी को लिखना है। तो उसका मासिक जीपीएफ कितना होगा, देखो जीपीएफ निकालना है तो जीपीएफ के नीचे x मान के इसको यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। अगर कुल आय निकालनी है तो 100 के नीचे x मानकर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा ये 90x बराबर 10 इंटू 13,500 और ये 90 गुणा में कहाँ चला जाएगा, भाग के अंदर। एक जीरो से ये एक जीरो कट गया और 9 का भाग 135 में जाता है 15 बार और 2 जीरो का 2 जीरो, यानी उसका जो मासिक जीपीएफ है वो 1,500 रुपये है। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि यदि 950 आमों का मूल्य 38,000 रुपये है, 950 केजी आम का मूल्य 38,000 रुपये है तो 555 केजी आमों का मूल्य क्या होगा। देखो आम कितने केजी दे रखे हैं, 950 केजी। ठीक है, और उनका मूल्य कितना दे रखा है, 38,000 रुपये। ठीक है, तो बताओ 555 केजी, अब आम कितने हैं, 555 केजी, तो आम के नीचे लिख दो 555, तो मूल्य कितना होगा x, वैसे गुणा कर दो। अगर मूल्य दे रखा हो तो मूल्य के नीचे लिखना है और आम के किलो में पूछते तो आम के नीचे x मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ हो जाएगा ये 950x बराबर 555 इंटू 38,000 और ये 950 गुणा में कहाँ चला जाएगा, भाग के अंदर। अब इसमें से जो कट रहा है उसको काट लो। ठीक है, सबसे पहले एक जीरो से ये एक जीरो कट गया। अब देखो 555 और 95, 5 से कटता है ये, 5 का भाग 95 में जाता है 19 बार और 555 में 111 बार। ठीक है, 19 दूना 38, 2 जीरो का 2 जीरो। अब 111 को 200 से गुणा कर लो। ठीक है, देखो 111 को 2 से गुणा करते हैं तो 222 आता है और 2 जीरो का सीधा 2 जीरो उतार दो, तो यानी 555 केजी आम का मूल्य क्या होगा, 22,200 रुपये। ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अपना, दिए गए विकल्पों में से श्रृंखला को पूरा कीजिए। देखिए एक सीरीज दे रखी है, इसको मैं पूरा करना है 4, 9, 16, 25, इसका अगला पद क्या होगा। ठीक है, देखो यहाँ पर ये सारे जो नंबर है वो स्क्वायर नंबर है। ठीक है, जैसे 4 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर है। तो देखो 2 3 4 5 के बाद क्या आएगा, 6 का स्क्वायर, और 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36, यानी अगला पद होगा 36। डी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अपना कि एक वृत्त की परिधि 88 मीटर है। ठीक है, एक वृत्त है और इसकी परिधि कितनी दे रखी है, 88 मीटर। ठीक है, और हमें उसकी रेडियस यानी त्रिज्या पता करनी है। अब देखो अगर किसी चीज़ की जो किसी भी आकृति है उसका अगर परिधि या क्षेत्रफल ऑलरेडी दे रखा है तो हमें कुछ नहीं करना, उसका फॉर्मूला उसके सामने रख देना है। ठीक है, और वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr बराबर है 88। ठीक है, अब इसको अगर हम सरल करेंगे तो यहाँ से हमें रेडियस यानी त्रिज्या पता चल जाएगी, क्योंकि हमें r की वैल्यू पता करनी है। अब देखो 2 की जगह 2, पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू r बराबर है 88। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ से। ठीक है, तो r के साथ क्या है, देखो यहाँ पर 22 और 2, तो r बराबर हो जाएगा 7 इंटू 88 बटा 2 इंटू 22। ठीक है, जो कट रहा है उसको काट दो, जैसे 22 का भाग 88 में 4 बार और 2 का भाग 4 में 2 बार, और 7 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 14, यानी उसकी जो त्रिज्या है वो कितनी होगी, 14 मीटर। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अपना कि कोष्टक 64 की घात 2/3 कोष्टक की घात 1/2 का मान क्या होगा। ठीक है, देखो यहाँ पर दे रखा अपने पास 64 की घात है 2/3, फिर बड़ा कोष्टक दे रखा है कि घात 1/2
2। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अगर कभी भी दो घातों के बीच में कोष्टक हो तो उनको आपस में गुणा कर दो। ये हो जाएगा अपने पास 64 की पावर, अगर हम 2/3 को गुणा करते हैं 1/2 से, तो ये 2 से 2 कट गया, क्या बचा 1/3। ठीक है, अब 1/3 है यहाँ पर, तो यहाँ देखो ये नीचे 3 आ रहा है, 3 का मतलब क्यूब होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 64 भी किसी ना किसी संख्या का क्यूब होगा, और 64 क्यूब होता है 4 का। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसको 4 का क्यूब की पावर 1/3। ठीक है, अब देखो वापस कोष्टक आ गया, तो इनको गुणा कर दो आपस में, ये 3 से ये 3 कट जाएगा, क्या बचा 4 की पावर 1, और 4 की पावर 1 क्या होता है 4। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 4725 है और महत्तम समापरिवर्तक 15 हो तो उनका लघुत्तम समापरिवर्तक क्या होगा। ठीक है, देखो यहाँ पर एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि कोई भी दो संख्या है तो उन दोनों का गुणनफल, ये पहली और ये दूसरी संख्या है, इन दोनों का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसने कहा कि दोनों संख्याओं का गुणनफल 4750 है, तो देखो गुणनफल ऑलरेडी दे रखा है 4725। ठीक है, और एलसीएम दे रखा है अपने पास, एलसीएम हमें पता करना है। ठीक है, एलसीएम मालूम नहीं है, और एचसीएफ दे रखा है 15। ठीक है, यहाँ से एक्स की वैल्यू पता कर सकते हैं, ये 15 गुणा में भाग में आ जाएगा, और जो कट रहा है उसको काट दो। ठीक है, तो देखो 15 का भाग 15 दिया 45, 2 बच गया। ठीक है, 15 एकम 15, 7 बच गया, 15 का 75 में 5 बार, यानी जो उनका एलसीएम होगा वो होगा 315। ऑप्शन नंबर देखो यहाँ पर 315 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि यदि r प्लस एस बराबर -8 है और आर एस बराबर -12 हो तो आर स्क्वायर प्लस एस का स्क्वायर का मान क्या होगा। ठीक है, देखो यहाँ पर दो संख्याएं जिनका योग तो -8 है और उन दोनों का गुणनफल -12 है, तो बताओ उन दोनों के वर्गों का योग। ठीक है, आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर का मतलब उनके वर्गों का योग क्या होगा। देखो हमने देखा होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, जो होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, लेकिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई भी फॉर्मूला नहीं होता, इसको बनाना पड़ता है। और कैसे बनाते हैं, देखो मान लो मेरे पास 10 है। ठीक है, 10 में अगर मैं 2 जोड़ूंगा और 2 घटा दूंगा वापस, तो ये 10 का 10 ही रहेगा, यानी इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो इसी तरह यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के अंदर या फिर आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर के अंदर अगर हम जोड़ेंगे एक बार 2RS और एक बार घटा देंगे 2RS, तो इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है, तो अगर यहाँ से हम इसको क्लोज कर देते हैं तो ये क्या अपने पास आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस 2RS, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, जो क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास आर प्लस एस का होल स्क्वायर माइनस 2RS। ठीक है, इसी का मान ये है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो अपने पास आर प्लस एस दे रखा -8, तो ये हो जाएगा -8 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू RS, जो कितना दे रखा है -12, तो ये हो जाएगा -12। ठीक है, अब -8 का स्क्वायर होता है प्लस का 64, क्योंकि माइनस के नंबर का स्क्वायर हमेशा प्लस में होता है। ठीक है, और -2 को -12 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 24। ठीक है, माइनस की संख्या को माइनस से गुणा करते हैं तो हमेशा प्लस में वैल्यू आती है। अब 64 और 24 को अगर जोड़ते हैं तो आता है अपने पास 88, यानी आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर का मान कितना होगा 88। ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अपना कि 10, 20, 30, 40 और 50 का औसत क्या होगा। ठीक है, देखो एवरेज निकालना है। अब एवरेज के अंदर 2-3 तरीके हैं एवरेज निकालने के। एक तो होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। ठीक है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, तो सबको जोड़कर उसमें जितनी संख्या है उसका भाग दे दो। जैसे सबको अगर हम जोड़ेंगे ये हो जाएगा अपने पास 150, और संख्या कितनी है 5, तो 150 में 5 का भाग देते हैं तो एवरेज कितना आएगा इसका 30। या फिर अगर कभी भी इन संख्याओं का डिफरेंस यानी अंतराल ये बराबर हो तो पहली और आखिरी संख्याओं को जोड़ लो। ठीक है, 10 प्लस 50 को जोड़ के उसमें 2 का भाग दे दो, तब भी औसत 50 और 10 60/2 30 ही आएगा। या फिर अगर डिफरेंस बराबर हो तो इनके सेंटर का नंबर देख लो, तो सेंटर में नंबर क्या आ रहा है 30, तो औसत क्या होगा इसका 30। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अपना
कि 640 का 45% प्लस 450 का 64% बराबर है 1440 का x%, यानी इस x की वैल्यू में पता करनी है, यानी कितने परसेंट होगा 1440 का। ठीक है, अब देखो अगर हम इसको सबसे पहले इसको इधर वाले जो एरिया है इसको सरल करते हैं, ये हो जाएगा अपने पास 640 का मतलब गुणा प्रतिशत यानी 45/100 प्लस 450 इंटू 64/100। ठीक है, इसको सरल करते हैं हम। अब देखो यहाँ से 1 0 से ये 1 0 कट गया, और 45 और 10 5 से कटता है, 5 दूना 10 और 5 नम 45 और 2 का भाग 64 में 32 बार। ठीक है, और 32 को 9 से गुणा करेंगे तो 9 दूना 18, हासिल का 1, 9 तिया 27 और 1 28, 288 प्लस यहाँ भी देखो 1 0 से ये 1 0 कट गया। ठीक है, फिर वापस 2 से ये 5 से ये 2 बार और ये 9 बार। ठीक है, और 2 का भाग 64 में 32 बार, और 32 को फिर 9 से गुणा करेंगे तो 288 आएगा, और दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा अपने पास 8 और 8 16, हासिल का 1 16 और 1 17, हासिल का 1 और 5 576। तो ये हो गया अपने पास अब कि 1440 का x% बराबर है 576। ठीक है, दोनों तरफ किसी भी दोनों में से किसी तरफ भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अब हो गया अपने पास ये 1440 का मतलब गुणा प्रतिशत का x/100 बराबर है 576। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट गया। ठीक है, और बाकी जो बचा उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो यह हो गया अपने पास 144 x बराबर 10 इंटू 576। 144 गुणा में कहाँ चला जाएगा, भाग के अंदर। ठीक है, जो कट रहा है उसमें से काट दो। देखो यहाँ पर अगर हम इसको काटते हैं तो 144 से सीधा सीधा ये 4 बार कटता है, और 10 को 4 से गुणा किया तो 40% होगा। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अपना कि 1 मीटर लंबे तार से बने वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है, अब देखो एक वृत्त है जो कितने मीटर लंबे तार से बना हुआ है, 1 मीटर लंबे तार से बना हुआ है। अब 1 मीटर जो लंबा तार है वो वास्तव में उस वृत्त की परिधि है। ठीक है, यानी उस वृत्त की परिधि कितनी है, 1 मीटर, और 1 मीटर में देखो आंसर सारे सेंटीमीटर में दे रखे, तो इसको चेंज कर लो सेंटीमीटर में, यानी एक वृत्त है जिसकी परिधि कितनी है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब उसने पूछा उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले उस वृत्त की रेडियस यानी त्रिज्या पता होना जरूरी है। ठीक है, और वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr बराबर है 100। ठीक है, तो 2 की जगह 2, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर बराबर है 100। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आर बराबर हो जाएगा 7 इंटू 100/2 इंटू 22। अब देखो इसको जितना कटता है उतना काट दो, पॉइंटों में लेकर नहीं जाना है। ठीक है, ये 2 से 50 बार और 2 से ये 11/25 बार हो गया। ठीक है, अब नहीं कट रहा है तो 25 7 175, आर बराबर हो जाएगा 175/11। अब हमें उसका क्षेत्रफल पता करना है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर कितनी है इसकी देखो 75/11, तो ये हो जाएगा 175/11 इंटू 175/11। अब इसमें से जो कट रहा है उसको काट दो। ठीक है, तो देखो सिर्फ ये 11 से 2 बार कट रहा है 22, और 7 से ये कट रहा है 7 दूना 14, 3 बज गया 7 पंजो 35। अब कहीं भी नहीं कट रहा है। ठीक है, तो 25 को 2 से गुणा करेंगे तो 50, और 50 को अगर हम 175 से गुणा करेंगे तो अपने पास आएगा देखो 0 का 0 रहेगा, 25 25, 2 हासिल का 35, 2 37, हासिल का 3, 5 और 3 8/11। अब 8750 में 11 का भाग दे दो, 11 7 77 बच गया 10, 11 9 99 बच गया 6, 11 5 55 बच गया 5, या पॉइंट या 0 लगा दो, 11 चौक 44। तो लगभग आएगा अपना आंसर 795.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये आगे भी जा सकता है, इसको एक बार और आगे भाग दे सकते हो। अगला क्वेश्चन अपना यदि 3:8 बराबर है 6:x तो x का मान ज्ञात करो। ठीक है, देखो यहाँ पर दे रखा है 3:8 बराबर है 6:x। ठीक है, बराबर की जगह यहाँ समानुपात भी हो सकता है। ठीक है, हमेशा इस टाइप का कोई सवाल आ जाए तो बाह्य पदों का गुणनफल और आंतरिक पदों का गुणनफल हमेशा बराबर होता है। ठीक है, तो अगर हम 3 को x से गुणा करेंगे तो ये होगा 3x, ये बराबर होगा 8 इंटू 6 के, 3 गुणा में भाग में चला जाएगा, इसको सरल कर लो, 3 दूना 6, 8 दूना 16, तो x की वैल्यू कितनी होगी 16। बी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि प्रत्येक प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या मूल आएगा 145% का
700.05 प्लस 22.99 इंटू 15.5। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को सरल करने के लिए क्या, देखो ये जो लगभग मान है उस चैप्टर से आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसका जो आंसर है वो लगभग में आएगा। देखो यहाँ पर जो भी वैल्यू है वो इसके लगभग में निकालनी पड़ेगी हमें। ठीक है, अब देखो सबसे पहले ये जो पॉइंटों की संख्या दे रखी है उसके समथिंग में इसको लिख लो। जैसे ये हो जाएगा 700.05 है तो इसको लिख लो 700 का मतलब गुणा, और 145% का मतलब 145/100 प्लस 22.99 तो इसको हम 23 लिख सकते हैं, इंटू 15.5 है तो ये समथिंग में है तो इसको रहने दो, 15.5 ही रहने दो। ठीक है, इसको सरल कर लेते हैं। देखो सबसे पहले ये 2 0 से ये 2 0 कट गया, और 45 को अगर हम 7 से गुणा करेंगे तो आएगा 7 5 35 हासिल का 3, 7 चौक 28 और 3 31 हासिल का 3, 7 और 3 10, 1015 प्लस अगर हम 23 को गुणा करते हैं 15.5 से तो देखो इसका पॉइंट हटा लो, नीचे 10 आ जाएगा। ठीक है, और 2 से कटराइए, 5 से कट रहा है, 5 दूना 10, 5 या 15, 5 एकम 5, और 31 को अगर हम 23 से गुणा करते हैं, ठीक है, तो 23 एकम 23 हासिल का 2, और 23 या 69 और 2 71/2। ठीक है, और 713 का आधा होता है लगभग 35.6.5। ठीक है, 356.5। अब 356.5 और 15 को अगर हम जोड़ते हैं 1015 को, ठीक है, तो 356, ठीक है, 0.5 तो ये जाएगा 5.173 और 1 1371.5। ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो 1371.41 दे रखा है जो लगभग 0.5 के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है कि यदि 5% वार्षिक के हिसाब से 3 वर्ष का जो साधारण ब्याज है वो 180 रुपये हो तो मूलधन कितने रुपए होगा। ठीक है, देखो यहाँ पर एक ही फॉर्मूला में रखना है कि P इंटू टी इंटू R/100 बराबर होता है SI। ठीक है, P का मतलब मूलधन, टाइम, दर और साधारण ब्याज। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। मूलधन हमें पता नहीं है तो इसको P रहने दो। टाइम 3 वर्ष दे रखा है और दर दे रखी है 5%, तो 5/100 ब्याज दे रखा है 180 रुपये। ठीक है, इसको सरल करके मूलधन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, वजन गुणा कर दो बराबर से, तो P इंटू 3 इंटू 5 बराबर हो जाएगा 100 इंटू 180। ठीक है, ये दोनों गुणा में कहाँ चले जाएंगे, भाग के अंदर। अब इसमें से जो कट रहा है उसको काट लो। ठीक है, 3 का भाग 18 में 6 बार, 0 का 0, और 5 का भाग 60 के अंदर 12 बार। ठीक है, 1200 से गुणा किया तो 1200 रुपये इसका मूलधन होगा। डी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि एक ट्रेन 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करती है तो वह 45 मिनट में कितने किलोमीटर का सफर तय करेगा। ठीक है, देखो ट्रेन की चाल क्या है, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 75 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब है कि वो 1 घंटे में 75 किलोमीटर जाती है। ठीक है, इधर लिखेंगे दूरी, इधर लिखेंगे समय। ठीक है, अब 75 किलोमीटर की जो दूरी है वो कितने समय में तय करती है, 1 घंटे में। ठीक है, 1 घंटे के अंदर। तो बताओ 45 मिनट के अंदर वे कितनी दूरी तय करेगी। समय 45 मिनट दे रखा है, कितनी दूरी तय करेगी, x। अब देखो यहाँ मिनट है और यहाँ घंटा है, तो इसको हम क्या करेंगे, दोनों को बराबर करेंगे। और बराबर करने के लिए ध्यान रखना हमेशा जो बड़ी इकाई होती है उसको छोटी इकाई में बदलना है। बड़ी इकाई क्या है यहाँ पर, घंटा, और इस घंटे को चेंज करना है मिनट के अंदर। और 1 घंटे में आपको पता होना चाहिए कि 60 मिनट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 60 मिनट। तो अगर वो 60 मिनट में 75 किलोमीटर जाती है तो 45 मिनट में कितना जाएगी, x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 60x बराबर 75 इंटू 45। ये 60 गुणा में भाग में चला जाएगा। इसको सरल कर लो, कितनी दूरी तय करेगी पता चल जाएगा। देखो 15 से कट रहा है, 15 या 45, 15 चौक 60। अब नहीं कट रहा है तो 75 को 3 से गुणा करेंगे तो 225/4। ठीक है, 4 का भाग 4 5 20, बच गया 2, 4 6 24, 1 बच गया, यहाँ पॉइंट या 0, 4 दूना 8 और 4 5 20, तो 56.25 किलोमीटर वो जाएगा। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अपना कि रिक्त स्थान भरे 212 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो यहाँ पर 212 का होल स्क्वायर का मतलब है कि 212 को 212 से गुणा कर दो, अपना आंसर वैसे आ जाएगा। ठीक है, और अगर फॉर्मूले से करना चाहते हो तो 212 क्या होता है, 200 + 12 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हो। देखो ये है a + b का होल स्क्वायर, और a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। ठीक है, इससे भी इसका आंसर आएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर a है अपने पास 200, तो 200 का स्क्वायर, प्लस b है 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a है 200 और b है 12।
ठीक है। तो 200 का स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर 4 और 2 जीरो का 4 जीरो, प्लस 12 का स्क्वायर 144, प्लस 12 दूना 24 दूना 48, 2 जीरो का 2 जीरो। अब इन तीनों को जोड़ेंगे तब भी अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास 40,144 और 4800। ठीक है, ये हो जाएगा 44944। ठीक है, 44,944। डी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा, या इसको गुणा करेंगे तब भी आंसर यही आएगा। अगला क्वेश्चन अपना कि राम एक समाचार पत्र 0.50 पर लेता है तो जनवरी महीने में उसने कितने पैसे देने होंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर इसने जो एक दिन का समाचार पत्र है वो लेने का 0.50 रुपये खर्चा आता है। 50 पैसे यानी 1 रुपये का आधा हिस्सा खर्चे में आता है इसका। ठीक है, 50 पैसे है ये। ठीक है, 0.50 रुपये का मतलब 50 पैसे होते हैं। तो जनवरी महीने में उसे कितने पैसे देने पड़ेंगे। देखो दिन कितने दे रहा है वो, 1 दिन। ठीक है, और उसका खर्चा कितना आ रहा है उसका 0.50 पैसे या 0.50 रुपये। ठीक है, एक दिन का खर्चा ये। तो जनवरी महीने में उसे कितने रुपए या पैसे देने पड़ेंगे। तो देखो जनवरी महीने में टोटल दिन होते हैं 31। ठीक है, तो अगर एक दिन का खर्चा 0.50 रुपये है तो 31 दिन का खर्चा कितना होगा x। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x बराबर हो जाएगा 31 इंटू 0.50। ठीक है, और 31 को अगर हम 0.50 से गुणा करते हैं तो देखो इसका पॉइंट हटाएंगे नीचे 100, ये कट गया 1/2। ठीक है, 50 एकम 50, 50 दूना 100, और 2 का भाग 31 में जाता है 15.5 बार। तो उसको जनवरी महीने में 15.5 या 15.50 रुपये देने पड़ेंगे। ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली एक रेल अपने गंतव्य स्थान पर समय से पहुंच जाती है। ठीक है, यदि रेल की औसत गति 35 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया है तो उसे दूरी तय करने में 15 मिनट ज़्यादा लगते हैं। तो बताओ कुल दूरी कितनी है। ठीक है, देखो यहाँ पर वो एक बार चलती है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और अपने जो जहाँ उसको जाना है वहाँ पर सही इस टाइम पर पहुँच जाती है। लेकिन अगर वो अपनी जो चाल है उसको 35 किलोमीटर यानी थोड़ा कम कर दे तो उसे 15 मिनट और ज़्यादा टाइम लगेगा। तो बताओ कुल दूरी कितनी है, हमें दूरी पता करनी है। ठीक है, दूरी, और दूरी क्या होती है। ठीक है, नहीं टाइम दे रखा है यहाँ पर, देखो 15 मिनट ज़्यादा लगते हैं तो समय दे रखा है, और समय क्या होता है दूरी बटा चाल। ठीक है, अगर दूरी में अगर हम चाल का भाग देते तो समय आता है। और देखो यहाँ पर उन दो, एक बार चली वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और एक बार चली 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ठीक है, जब वो 35 की चाल से चली तो उसको 15 मिनट ज़्यादा लगे। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन में उसकी जो दूरी है x। ठीक है, दूरी हमें पता नहीं, x मान लेते हैं। और सेकंड कंडीशन में भी उसकी दूरी वही थी। ठीक है, दूरी नहीं बदली है, दूरी सेम रही है। ठीक है, उसको समय कितना अंतर आ रहा है 15 मिनट का अंतर आ रहा है। जब उसकी चाल हो गई, पहले थी देखो चाल में बदलाव करके उसने 35 किलोमीटर कर दी और पहले थी 40 किलोमीटर। ठीक है, तो इन दोनों का जो समय का डिफरेंस है वो कितने मिनट का आ रहा है 15 मिनट का। ठीक है, अब देखो हमें पता करना है समय से। ठीक है, और समय क्या होता है दूरी बटा चाल। ठीक है, तो दूरी जब x थी और चाल 35 किलोमीटर प्रति घंटा थी और दूरी जब x थी और चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा थी, तो दोनों का जो डिफरेंस है वो है 15 मिनट का। ठीक है, कितने मिनट का है 15। और आपको पता होना चाहिए कि समय हमेशा किलोमीटर प्रति घंटा होता है। ठीक है, तो यहाँ मिनट दे रखा है 15 मिनट, तो इस मिनट का आधार कितना आएगा 60, क्योंकि इसको हमें घंटे में चेंज करना है। ठीक है, अब इस समीकरण को सरल कर लो, यहाँ से x की वैल्यू पता चल जाएगी। अब देखो ये कट रहा है, इसको काट भी सकते हैं। ठीक है, 15 एकम 15, 15 चौक 60। अब एलसीएम लेते हैं अगर हम सबका एक साथ, तो 35, 40 और 4 का एलसीएम होता है 280। ठीक है, 35 का भाग 280 में जाता है 8 बार, 8 को 1 से गुणा किया तो 8x, माइनस 40 का 280 में 7 बार और 7 को 1 से गुणा किया तो 7x, और 4 का 280 में 70 बार, 70 को 1 से गुणा करेंगे तो 70 आएगा। सबका एक साथ एलसीएम लिया, एलसीएम कट गया। 8x में से 7x गया तो x बराबर कितना आ रहा है 70, यानी जो कुल दूरी है वो कितनी है 70 किलोमीटर की। हमें दूरी पता करनी है तो 70 किलोमीटर होगा। ए ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित मिश्रित श्रृंखला को अनुचित अंश के रूप में लिखे। ठीक है, 6 से 2/5। ठीक है, फ्रिक्शन दे रखी है 6 से 2/5। ये मिश्र भिन्न है, इसको सरल रूप में लिखना है बस, तो कुछ नहीं करना है, इसको इससे गुणा कर दो 6 5 30 और इसमें 2 जोड़ दो तो ये हो जाएगा 32/5। ठीक है, 6 5 30 और 2 32/5। ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अपना कि 5 व्यक्ति
अगर एक काम को 12 दिन में करते हैं तो उसी काम को 6 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे। देखो आदमी कितने हैं 5, और ये कितने दिन में काम को फिनिश करते हैं 12 दिन के अंदर। तो बताओ 6 आदमी कितने दिन में करेंगे x। व्यक्ति और समय में ध्यान रखना हमेशा सीधा गुणा होता है, ठीक है। ये हो जाएगा 6x बराबर 5 × 12, 6 गुणा में भाग में चला जाएगा, 6 दूना 12, 5 दूना 10। तो 10 दिन के अंदर वो काम 6 आदमी फिनिश कर देंगे। सी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अपना कि एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और व्यापारी अंकित मूल्य को कितना बढ़ाएगी उसको 8% का लाभ हो, ठीक है। तो इस सवाल में देखो यहाँ पर अंकित मूल्य भी है और छूट भी दे रखी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखा जाता है क्रय मूल्य, फिर आता है अंकित मूल्य, ठीक है, फिर आती है छूट या कमीशन, ठीक है, बराबर में आता है विक्रय मूल्य, ठीक है। और क्रय मूल्य को हमेशा क्या मान के चलना है 100। अब इसने कहा कि अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, तो हमें बढ़ाकर कितना अंकित किया हमें पता नहीं है, तो हम इसको मान के चलते हैं x/100, और प्रतिशत में बढ़ाकर अंकित करता है इसलिए आएगा x/100। छूट देता है 10% की, तो छूट दे रहा है 10%। ध्यान रखना छूट हमेशा माइनस होती है और अंकित मूल्य हमेशा बढ़ता है। तो 10% की छूट दे रहा है तो बच रहा है अपने पास 90/100, और उसको 8% का लाभ होता। अब देखो 8% का अगर लाभ हो रहा है इसका मतलब 100 की चीज़ को वो कितने में बेच रहा है 108 के अंदर, ठीक है। यहाँ से हमें x की वैल्यू पता करनी है। 100 से ये 100 कट गया, इस 10 से ये 10 कट गया, जो बचा उसको वजन गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 9x बराबर 10 × 108, 9 गुणा में भाग में चला जाएगा, 9 1 का 9, 9 दूना 18, और 12 को 10 से गुणा किया तो 120। x की वैल्यू कितनी आई 120। यहाँ पर ये 120 लिख रहा है, ठीक है। तो 120 कब लिखेगा, यानी कि ये कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित करेगा कि यहाँ 120 आएगा तो इसको 100 से माइनस कर लो सीधा सीधा ही, ठीक है। तो 120 में से 100 गया तो 20% ये बढ़ाकर अंकित करेगा। ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि यदि x + 1/x बराबर 2 है तो x² + 1/x² बराबर क्या होगा। देखो ये सवाल x + 1/x बराबर 2 हो तो x² + 1/x² बराबर क्या होगा ये है, ठीक है। देखो यहाँ पर इस टाइप का अगर सवाल आ जाए तो इसको निकालने का सबसे सिंपल तरीका है कि संख्या का स्क्वायर +- 2, ठीक है। अब संख्या जो यहाँ दे रखी है तो ये हो गया 2 का स्क्वायर। देखो प्लस माइनस क्यों आता है, अगर यहाँ पर प्लस है तो माइनस करना है और माइनस है तो प्लस करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो यहाँ प्लस दे रखा है तो क्या करना है माइनस, और 2 की जगह 2 लिख दो, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 - 2 बराबर क्या होगा 2। आंसर क्या होगा डी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर होगा 2। और अगर यही जो क्वेश्चन है वो क्यूब में आ जाए, ठीक है, तो कि x + 1/x बराबर 2 है तो x³ + 1/x³ बराबर क्या होगा। तब उसको निकालने का तरीका है कि संख्या का क्यूब ±3 कोष्टक संख्या, ठीक है, 3 कोष्टक संख्या। यहाँ पर संख्या है अपने पास 2, ये हो जाएगा 2 का क्यूब, प्लस है तो वापस माइनस करना है, और 3 कोष्टक संख्या कितनी है 2, ठीक है। तो 2 का क्यूब 8 और 3 दूना 6, 8 में से 6 गया तो 2, यानी क्यूब होता तभी इसका आंसर 2 ही होता। अगला क्वेश्चन है अपना कि 2 टेबल और 3 कुर्सियों की कुल लागत ₹3,500, ठीक है, और 3 टेबल और 2 कुर्सी की कुल लागत ₹4,000 है। तो एक कुर्सी और एक टेबल की कुल लागत क्या है, ठीक है। देखो यहाँ पर सबसे पहले इसने कहा कि 2 टेबल को हम टी लिखते हैं प्लस 3 कुर्सी को के लिख देते हैं, इनकी लागत है ₹3,500। और सेकंड देर का अपने पास कि 3 टेबल प्लस 2 कुर्सी की कीमत है ₹4,000, ठीक है। तो बताओ एक टेबल और एक कुर्सी की कुल कीमत कितनी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमें एक कुर्सी और एक टेबल की अलग अलग मूल्य निकालना पड़ेगा। अब इस समीकरण को कैसे सरल करते हैं, या नीचे 3 लिखा हो तो 3 से, और ऊपर 2 लिखा हो तो नीचे की समीकरण को 2 से गुणा कर दो और पूरी समीकरण को गुणा करना है, ठीक है। 3 दूना 6t + 3 त्रिका 9k बराबर 3500 को 3 से गुणा किया तो 35 से 105, 2 0 का 2 0। इसी तरह 3 दूना 6t + 2 दूना 4k बराबर 4000 को 2 से गुणा किया तो 8000, ठीक है। अब समीकरण 1 है ये, और ये समीकरण 2 है। समीकरण 2 को समीकरण 1 में से घटाना है, और घटाने के लिए देखो ये जो नीचे समीकरण दे रखी है इसके सारे चिन्ह बदल जाते हैं, यानी प्लस का माइनस हो जाएगा और माइनस का प्लस हो जाएगा। तो यहाँ सारे प्लस में है, सारे माइनस में हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ 6 प्लस का है और 6 नीचे माइनस का है तो ये कट गया। 9 में से 4 गया तो 5 के बराबर
10,500 में से 8,000 गया तो 2,500, ठीक है। 5 गुना में भाग में चला जाएगा और 2,500 में 5 का भाग जाता है 500 बार, यानी एक कुर्सी की कीमत आई 500 रुपये। अब हमें टेबल की भी निकालनी है, ठीक है। समीकरण 1 उठा लो कि 2t + 3k बराबर है 35, ठीक है। और यहाँ पर k की वैल्यू 500 है, तो जहाँ पर k दिख रहा है वह 500 लिख दो, तो ये हो जाएगा 2t + 3 × 500 बराबर है 3500, ठीक है। 500 को 3 से गुणा किया तो 1500 + 2t बराबर है 3500। ये प्लस का इधर आएगा तो 2t बराबर हो जाएगा 3500 - 1500, ठीक है। प्लस का 1500 है, माइनस का 1500 हो जाएगा, तो 2t बराबर 3500 में से 1500 गया तो 2000, और 2 से ये कट रहा है कितनी बार, 1000 बार, यानी एक टेबल की कीमत कितनी आई, 1000 रुपये, और एक कुर्सी की कीमत 500 है। तो इसने पूछा है कि एक कुर्सी और एक टेबल की कुल कीमत कितनी होगी, तो दोनों को जोड़ दो, 500 और 1000 कितना होता है, 1500 रुपये। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अपना है कि एक वर्गाकार बगीचे का परिमाप क्या होगा अगर उसका क्षेत्रफल 5625 स्क्वायर प्रति मीटर है, ठीक है। देखो एक वर्गाकार बगीचा है, ठीक है, और इसका क्षेत्रफल दे रखा है 5625 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब क्षेत्रफल क्या होता है, एक वर्ग का कि भुजा का स्क्वायर बराबर है 5625। स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ रूट लगेगा, और 5625 का हमें रूट निकालना है, ठीक है। कैसे निकालते हैं, यहाँ पर देख लो, 5625 हमेशा इकाई के अंक से 2 के जोड़े बनाने हैं। अब देखो पहला जोड़ा अपने पास यहाँ 56, ऐसी संख्या जिसको उसी से गुणा करने पर 56 या 56 से कम आए तो ये होता है 7 × 7 = 49, ठीक है। जो यहाँ संख्या तुम सोच रहे हो नीचे भी वही संख्या होनी चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। इधर करना है प्लस, इधर करना है माइनस, तो ये हो गया 14, और 56 में से 49 गया तो बचता अपने पास 7। अगला जोड़ा नीचे उतार दो 25, ठीक है। अब देखो इकाई का अंक 5 है तो यहाँ हमेशा 5 ही आता है, क्योंकि 5 का इकाई का अंक 5 होता है, और 145 को अगर हम 5 से गुणा करेंगे तो 725 आएगा। वापस इधर प्लस इधर माइनस, तो यहाँ कुछ नहीं बच रहा है, तो अपना सवाल भी खत्म हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बार हमने 7 लिखा और एक बार 5 लिखा, तो यहाँ पर ये किसका वर्गमूल होगा, 75 का, ठीक है। 7 और 5 क्या होता है, 75, यानी ये भुजा कितनी आई, 75 मीटर। तो इसने इसका परिमाप पूछा है, ठीक है, परिमाप पूछा है, तो परिमाप क्या होता है 4a, ठीक है। तो 4 × a की वैल्यू कितनी आई 75, और 75 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 300 मीटर। ये ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन ये थ्योरिकल क्वेश्चन है अलजेब्रा से कि अपने मध्य से आवर्ती वितरण के विचलन का बीजगणितीय का जोड़ हमेशा 0 होता है। बी ऑप्शन इसका राइट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन अपना, और ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि गुणांक x और y का एलसीएम क्या होगा जहां y जो है वो x का गुणांक है, ठीक है। अब देखो अगर यही क्वेश्चन थ्योरी के अंदर होता, x y की जगह होता है कि 5 और 10 का एलसीएम क्या होगा जहां पर 10 जो है वो 5 का गुणक है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर 10 जो है वो 5 का गुणक है तो हमेशा ध्यान रखना जो बड़ी संख्या है गुणक में वही उनका एलसीएम होता है। तो यहाँ पर एलसीएम क्या होता 10, तो यहाँ पर बड़ी संख्या क्या है y, ठीक है। तो यहाँ पर एलसीएम क्या होगा इसका y, डी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि अगर कोई भी संख्या एक दूसरे के गुणक हो, जैसे मान लो अपने पास यहाँ 15 और 45 होता, ठीक है। तो 15 और 45 में इसका एलसीएम क्या होगा 45, क्योंकि 45 में 15 का भाग जाता है। और अगर यहाँ एचसीएफ की बात करता है ये कि x और y का एचसीएफ क्या होगा जहाँ पर y जो है वो x का गुणक है, तो इसमें जो छोटी संख्या होती है जो जिस संख्या का गुणक होता है वो उसका एचसीएफ होता है। तो यहाँ फिर एचसीएफ क्या हो जाता है x, ठीक है। एचसीएफ पूछता है तो x होता है और एलसीएम पूछ रहा है तो y होगा। अगला क्वेश्चन अपना कि एक परीक्षा में विद्यार्थी को 40% अंक चाहिए और सभी प्रश्नों के अंक बराबर है। एक विद्यार्थी ने 15 सवाल हल करके 10 सही उत्तर दिए तो परीक्षा में कुल कितने प्रश्न। देखो ये क्वेश्चन हिंदी में अधूरा लिखा हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना पूरा नहीं लिखा हुआ। क्योंकि यहाँ देखो अगर हम इंग्लिश में देखते हैं तो यहाँ लिखा हुआ देखो ए कैंडिडेट जस्ट पास्ड बाय गेटिंग 10 आंसर करेक्ट बाय अटेम्प्ट 15 ऑफ द टोटल क्वेश्चन। यानी इसका मतलब होता है कि एक विद्यार्थी ने 15 हल करके 10 सही उत्तर देके पास हो गया वो, ठीक है, यानी 10 नंबरों पर वो पास हो गया। तो यानी जो ये 10 क्वेश्चन उसने आंसर सही दिए तो और पास होने के लिए 40% चाहिए, तो ये जो 40% है ये 10 नंबरों के बराबर है, ठीक है।
यहाँ पर इसको अधूरा दे रखा है सवाल को, ठीक है। तो 40% अगर 10 नंबरों के बराबर है तो इसने पूछा कि परीक्षा में कुल कितने परसेंट थे, तो कुल परसेंट होते हैं 100%, ठीक है। तो अगर 40% 10 के बराबर है तो 100% किसके बराबर होगा, x के। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर तो ये हो जाएगा 40x बराबर 100 इंटू 10, ये 40 गुणा में कहाँ चला जाएगा, भाग में, 0 से 0 कट गया, 4 का भाग 100 में जाता है 25 बार, ठीक है। तो इसने जो परीक्षा में टोटल नंबर है वो 25, टोटल क्वेश्चन है वो 25 है, ये ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, यदि px स्क्वायर प्लस px प्लस 2 बराबर 0 के वर्गमूल एक दूसरे के पारस्परिक हैं, ठीक है। देखो वर्गमूल का मतलब मूल ही होता है, ठीक है। जो इसके मूल है वो एक दूसरे के पारस्परिक, ठीक है। पारस्परिक का मतलब एक दूसरे के व्युत्क्रम में है, यानी एक दूसरे का उल्टा है। तो अगर एक इसका मूल x है तो दूसरा होगा 1/x, क्योंकि किसी भी संख्या का अगर पारस्परिक मान निकालते तो उसी संख्या का उल्टा होता है, ठीक है। तो इसने कहा कि जो मूल है वो एक दूसरे के पारस्परिक है। अब देखो मूलों का अगर हम गुणनफल देखते हैं, ठीक है, मूलों का गुणनफल, ठीक है। तो मूलों का गुणनफल क्या होता है, c/a, ठीक है। और यहाँ पर मूल अगर x है और 1/x है तो इनका गुणनफल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, अगर x को गुणा करेंगे 1/x से तो यहाँ पर क्या बच रहा है 1, ठीक है। ये क्योंकि x से x कट गया। अब c/a बराबर है 1। अब c की वैल्यू देखो यहाँ कितनी दे रखी है 2, ये हो जाएगा 2, और a की वैल्यू कितनी दे रखी है p बराबर है 1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो p बराबर हो जाएगा 2 1 कम 2, ठीक है। देखो ये ऑप्शन अपना पास है, p बराबर होगा 2, सी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि 2 और 100 के बीच में 3 से विभाजित सभी विषम पूर्णांकों का योग कितना होगा, ठीक है। देखो यहाँ 2 से लेकर 100 तक जितने भी 3 से विभाजित विषम पूर्णांक है उनका योग क्या होगा। तो देखो पहले 3 से विभाजित पूर्णांक क्या होते हैं, 3, 6, 9, 12, 15, 18, ये चलता जाएगा, कहाँ जाकर रुकेगा 99 पे। ये सारे नंबर है जो 3 से विभाजित है, ठीक है। लेकिन विषम भी होने चाहिए, विषम का मतलब जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है। तो सबसे पहले होगा 3, 9, 15, ठीक है, 21। तो वो जो नंबर है वो है 3, 9, 15, 21, ठीक है, ये चलता जाएगा और लास्ट में आएगा 99, ठीक है। तो यहाँ पर अब इनका हमें योग पता करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले हमें योग पता करने के लिए ये पद कितने हैं टोटल ये पता करने पड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर हम योग निकालते हैं, ठीक है, तो योग अगर पहला और आखिरी पद अगर हमें पता हो और पदों की संख्या भी पता हो तो n/2 कोष्टक a प्लस l से हम सीधा योग निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ पर a यानी पहला पद हमें पता है और l लास्ट वाला पद भी हमें पता है, लेकिन n पदों की संख्या हमें पता नहीं है। तो n की अगर वैल्यू निकालनी है तो अपने पास कैसे निकालेंगे कि an बराबर होता है a प्लस n-1/d, ठीक है। इससे हम पदों की संख्या यानी n की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखो n दे रखा है 99 बराबर a दे रखा है 3 प्लस कोष्टक n मालूम नहीं है n-1 और डिफरेंस कितना है, देखो 9 में से 3 गया तो 6 का, ठीक है। यहाँ से n की वैल्यू निकल जाएगी, ये 3 प्लस का इधर आएगा तो 99 - 3 और ये 6 गुणा में कहाँ चला जाएगा, भाग के अंदर, बराबर है n-1, ठीक है। 99 में से 3 गया तो 96/6 और 96 में 6 का भाग जाता है 16 बार। तो n-1 बराबर 16 है, ये माइनस का किधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 17, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें जो टोटल पद है वो कितने हैं 17। अब योग निकाल सकते हैं n/2 कोष्टक a प्लस l। तो n है अपने पास 17/2, कोष्टक a है 3 प्लस l है 99, लास्ट पद है 99। ये हो जाएगा अपने पास 99 और 3 होता है 102, ये हो जाएगा 17/2 इंटू 102। 2 का कट रहा भाग जा रहा है 102 में 51 बार, 51 को 17 से गुणा कर दो, 17 एकम 17, असिल का 1, 17×5 85 और 1 86, यानी इन सब पदों का योग होगा 867। ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना कि हल करें 2.81 प्लस 0.002 प्लस 0.01, ठीक है। देखो बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनको पॉइंटों की जोड़ नहीं आती है, ठीक है। अब पॉइंटों की जोड़ करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, पहला नंबर लिखो 2.81, ठीक है, और फिर सेकंड वाला जो पॉइंट है वो पॉइंट के नीचे उतार दो, और जो पॉइंट के इधर नंबर है वो इधर लिख दो, और इधर नंबर है वो इधर लिख दो। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है कि एक नंबर के नीचे एक नंबर ही होना चाहिए, ठीक है। तो देखो पॉइंट के इधर 0 है और इधर है 0 0 2, ठीक है, एक नंबर के नीचे एक नंबर ही होना चाहिए। फिर है पॉइंट के नीचे वापस पॉइंट, और यहाँ 0 और यहाँ पर 0 और
1, ठीक है। अब इसको जोड़ लो, ये हो जाएगा अपने पास 2, ये भी 2, ये 8 पॉइंट का पॉइंट और ये 2, तो आंसर होगा अपने पास 2.822। ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और आप मेरे को आप कमेंट में बताएंगे कि 7.77 प्लस 777.7 प्लस 7.777, ठीक है, इसकी जोड़ क्या होगी, इसका आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर देंगे। अगला क्वेश्चन अपना है कि 2, 3, 5, 9, 17, 33 और 65 को हल करें, यानी इसका अगला पद हमें पता करना है, ठीक है। देखो यहाँ पर इनका डिफरेंस देखो, 2 का 3 आ रहा है, यहाँ पर ये 1 प्लस कर रहा है, ठीक है। 3 का 5 आ रहा है, यहाँ 2 प्लस कर रहा है। 5 का 9 आ रहा है, यहाँ 4 प्लस कर रहा है। 9 का 17 आ रहा है, यहाँ पर 8 प्लस कर रहा है। 17 का 33 आ रहा है, तो यहाँ पर 16 प्लस कर रहा है, ठीक है। और 33 का 65 आ रहा है, तो यहाँ पर ये 32 प्लस कर रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ सीरीज देख के पता चल रही है, हर बार वर्ड जो अंक है वो दुगना हो रहा है। 1 का दुगना, 2 का दुगना, 4 का दुगना, 8 का दुगना, 16 का दुगना, 32, ठीक है। तो 32 का दुगना क्या होता है, 64, और वो 64 हमें किस में जोड़ना है, 65 के अंदर, ठीक है। तो 64 में अगर हम 65 जोड़ेंगे तो क्या आएगा अपने पास 129, यानी इसका अगला पद होगा 129। डी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अपना कि एक व्यक्ति 320 आमों का क्रय मूल्य पर 400 आमों को बेच देता है, तो उसको कितने प्रतिशत का घाटा होगा, ठीक है। देखो यहाँ पर उसने क्या कहा, 320 आमों का जो क्रय मूल्य है वो है 400 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्रय और विक्रय कैसे पता करते हैं, अगर इस टाइप से कोई सवाल आ जाए तो यहाँ जैसे फॉर एग्जांपल 2a बराबर है 3b, ठीक है। तो ध्यान रखना हमेशा a की वैल्यू b के पास होती है और b की वैल्यू a के पास होती है, तो a और b का जो रेशियो होगा वो 3:2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्रय और विक्रय का अगर हम रेशियो देखते हैं तो क्रय का मान होगा 400 और विक्रय का मान होगा 320, ठीक है, ये 320 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अगर कोई चीज़ आप 400 में खरीद कर 320 में बेच रहे हो तो आपको यहाँ पर हानि होगी, और कितने की हानि होगी, 80 रुपये की या 80 आमों की हानि होगी, ठीक है। तो ये जो हानि हुई है हमेशा क्रय मूल्य पर होती है, और क्रय मूल्य कितना है 400, तो यहाँ लिख सकते हैं हम 400 पर इसको हानि हो रही है 80 की, तो प्रतिशत निकाल लो, 100 पर x क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो x बराबर हो जाएगा 100 × 80/400, ठीक है। 2 0 से 2 0 कट गया, 4 दूना 8, 0 का 0, यानी 20% किसको हानि होगी। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि एक मोटर बोट प्रवाह की निचली दिशा में 9 किलोमीटर यात्रा करने में 2 घंटे का समय लेती है और प्रवाह की दिशा में 6 घंटे का समय लेती है। देखो निचली दिशा में मतलब धारा की दिशा में, और धारा की दिशा में क्या होता है a + b, और 9 किलोमीटर की यात्रा करने में 2 घंटे ले रही है, तो कुल जो उसकी चाल होगी, चाल क्या होती है, दूरी बटा समय, तो दूरी वो 9 किलोमीटर की और समय 2 घंटा ले रही है, तो 9/2 क्या होता है, x y कर लो इसको, ठीक है, x और y, तो 9/2 क्या होता है 4.5। ये तो हुई धारा की निचली दिशा में, और धारा जो प्रवाह की दिशा वहाँ 6 घंटे, ठीक है। तो प्रवाह की दिशा होती है x - y बराबर है 6 घंटे ले रही है, दूरी वही 9 किलोमीटर है, तो 9/6 क्या होता है अपने पास 3/2, यानी 1.5। तो यहाँ पर x + y बराबर है 4.5 और x - y बराबर है 1.5। तो यहाँ से x और y की वैल्यू निकालो, क्योंकि बोट की चाल प्रवाह में तो x होगी, प्रवाह के विपरीत y होगी। तो देखो यहाँ पर इसको निकालने का सबसे बेस्ट तरीका है, एक बार इसको जोड़ के आधा कर दो, एक बार घटा के आधा कर दो, ठीक है। जोड़ते तो आता है 6 और घटाते तो आता है 3। 6 का आधा होता है 3 और 3 का आधा होता है 1.5, यानी बोट की जो चाल है वो प्रवाह में होगी 3 किलोमीटर प्रति घंटा और विपरीत में होगी 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि अराइज शब्द के अक्षरों को कितनी बार व्यवस्थित किया जाता है, यानी हमें फैक्टर ढूंढने हैं किसके, अराइज के, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ARISE टोटल कितने वर्ड है इसमें, 5, तो हमें 5 का फैक्टर ढूंढना है, और 5 का फैक्टर क्या होता है 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है। और इसको अगर आपस में गुणा करेंगे तो 5 × 20 या 7 दूना 120, एकम 120, यानी इसको टोटल 120 तरीके से 120 बार व्यवस्थित तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है। अब अगर यहाँ पर इसमें कोई वर्ड अगर रिपीट हो, जैसे अपने पास मान लो कोई वर्ड है BANANA, ठीक है, बनाना है, ठीक है। और अगर बनाना का फैक्टर ढूंढना तो देखो बनाना के अंदर टोटल वर्ड कितने हैं 6, तो 6 का फैक्टर क्या होता है 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। लेकिन इसके अंदर कुछ वर्ड है जो रिपीट हो रहे हैं, जैसे ए है जो 3 बार आ रहा है, तो
हमें इसमें 3 के फैक्टर का भाग देना पड़ेगा, और 3 का फैक्टर होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, लेकिन n भी 2 बार आ रहा है, ठीक है। तो n में 2 का फैक्टर क्या होता है 2 इंटू 1, ठीक है। तो यहाँ पर बनाना का को इतने तरीके से लिखा जा सकता है, जैसे यहाँ देखो ये तो कट गया, ठीक है, और 3 से ये 3 भी कट गया, और 2 का भाग 4 में 2 बार जाता है, ठीक है। अब जो बचा है यानी 5 6 30 और 30 दूना 60, यानी बनाना को 60 तरीके से या 60 बार व्यवस्थित किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कोई वर्ड रिपीट हो तो उसके फैक्टर का भाग लगता है। अगला क्वेश्चन अपना, ज्ञात करो 30% ऑफ 1500 प्लस 600 कोष्टक के अंदर ही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसने कहा कि 1500 प्लस 600 का 30% क्या होगा, ठीक है, 30%। सबसे पहले कोष्टक सरल होता है, तो दोनों को जोड़ते हैं तो अपने पास आता है ये 2100 का मतलब गुणा 30% का मतलब 30/100, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, और 21 को गुणा कर दो 30 से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 63 0 का 0, ठीक है। तो 630, ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अपना कि एक त्रिभुज की परिधि 600 मीटर है और अनुपात है 12:13:15, तो सबसे लंबी भुजा ज्ञात करो, ठीक है। देखो यहाँ पर अनुपात दे रखा है 1 2 और 3 भुजाओं का 12:13:15, ठीक है। और अनुपातों का जो योग है वो कितना हो रहा है 40, ठीक है। तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 40, क्योंकि परिधि क्या होती है त्रिभुज की, तीनों भुजाओं का योग, ठीक है। और वास्तव में योग दे रखा है 600, तो योग के नीचे लिख दो 600। तो बताओ बड़ी भुजा कौन सी होगी, तो बड़ी भुजा देखो यहाँ 15 के अनुपात में है, तो 15 के नीचे x मान के इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा अपने पास 40x बराबर 15 इंटू 600, 40 गुणा में कहाँ चला जाएगा भाग के अंदर, जो कट रहा है उसको काट दो, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले 0 से 0 कट गया, और 4 का भाग 60 में जाता है 15 बार, ठीक है। और 15 को 15 से गुणा करेंगे तो 225 मीटर जो है वो सबसे बड़ी भुजा होगी, ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ये भी थ्योरिकल क्वेश्चन है कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है, ठीक है। देखो यहाँ पर अगर परिमेय और अपरिमेय संख्या का जोड़ बाकी गुणा और भाग कुछ भी करे तो हमेशा वो एक अपरिमेय संख्या ही होता है, ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अपना कि यदि कोई घटना घटित नहीं होती है तो इसकी प्रायिकता क्या होगी। तो देखो कोई घटना घट ही नहीं रही है तो उसकी प्रायिकता कुछ भी नहीं होती, यानी 0 होती है, ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर होगा, क्योंकि घटना घट ही नहीं रही तो प्रायिकता भी नहीं हो सकती उसकी। अगला क्वेश्चन अपना कि 1589 मिलीग्राम को ग्राम में बदलो। देखो यहाँ पर 1589 मिलीग्राम दे रखा है, इसको हमें बदलना है ग्राम के अंदर, ठीक है। तो ध्यान रखना 1 ग्राम के अंदर 1000 मिलीग्राम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब अपने पास दे रखा है 1589 मिलीग्राम, और इसको बदलना अगर ग्राम के अंदर तो इसमें 1000 का भाग दे दो, ठीक है। अब 1000 में देखो 3 जीरो है तो इकाई के अंक से 3 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो, यानी 1.589 ग्राम, ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि दो संख्याओं का अंतर 2 है और उनके वर्गों का अंतर 28 है, ठीक है। तो उनका योग ज्ञात करो, ठीक है। देखो यहाँ पर अंतर मतलब x माइनस वाई बराबर है 2, और उनके वर्गों का अंतर, तो x और y का वर्ग क्या होता है x स्क्वायर और y स्क्वायर, इनका जो डिफरेंस है अंतर है वो कितना है 28 का, ठीक है। तो बताओ उनका योग क्या होगा, यानी हमें x प्लस वाई की वैल्यू पता करनी है, ठीक है। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, एक बार प्लस के अंदर होता है ये और एक बार माइनस के अंदर होता है, बराबर में दे रखा है 28, ठीक है। तो देखो x माइनस वाई की वैल्यू तो है 2, तो यहाँ लिख देते हैं हम 2, इधर बचा अपने पास x प्लस वाई बराबर है 28, ये 2 गुणा में कहाँ चला जाएगा भाग के अंदर, तो x प्लस वाई बराबर कितना आया 28 का आधा क्या होता है 14, ठीक है। तो यहाँ पर यही पूछ रहा है x प्लस वाई बराबर, यानी उनका योग क्या होगा 14, ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि एक बल्लेबाज अपनी 12वीं पारी में 63 रन बनाता है जिससे उसके औसत रनों में 2 की वृद्धि होती है, तो 12वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा, ठीक है। देखो इसने 12वीं पारी खेली है और उसमें 63 रन बनाए, तो 12वीं पारी से पहले उसने कौन सी पारी खेली है 11वीं पारी, और उस 11वीं पारी का हम औसत क्या मान के चलते हैं x, तो उसके कुल रन कितने हो जाएंगे 11 को x से गुणा कर दो 11x। अब 12वीं पारी में उसके औसत में वृद्धि हो गई 2 की, ठीक है। इसने कहा कि 2 की वृद्धि हो जाती है 12वीं पारी के बाद, तो उसके 12वीं पारी के बाद कुल कितने रन हो गए 12 को x प्लस 2 से गुणा कर दो, तो ये हो गया 12x प्लस 12 दूना 24, ठीक है। अब ये है 11वीं पारी के रन, ये है 12वीं पारी के रन, और इन दोनों के रनों का जो अंतर है वो कितना है 63 रनों का, क्योंकि ये 63 रन बनाता है 12वीं पारी में, तब जाकर ये 11x से 12x प्लस 24 होता है, यानी
12x प्लस 24 और 11x का जो डिफरेंस है वो कितना है 63 रन का। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो 12x में से 11x गया तो x, और ये प्लस का 24 से इधर आएगा तो 63 माइनस 24 हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आई 39, यानी x की वैल्यू है 39 और x हमने किसको माना था 11वीं पारी के औसत को, और हमसे क्या पूछा है 12वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा। तो देखो 11वीं पारी में औसत अगर 39 है और 12वीं पारी में 2 औसत बढ़ गया तो कितना हो जाएगा 41, यानी 12वीं पारी का उसका औसत होगा 41 रन। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अपना कि ज्ञात कीजिए कि श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी होगी। एक सीरीज दे रखी है अपने पास 31, 7, 25, 13, 19, 19, 13। ठीक है, इसका अगला पद क्या होगा। देखो अगर इस टाइप से अगर कोई सीरीज आ जाए जिसमें नंबर कभी बढ़ते हैं कभी घटते हैं, तो उसके अंदर ज़्यादातर संभावना है कि वो सीरीज कूद कूद के चल रही है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर। ठीक है, तो देखो यहाँ 31 का 25 आया यानी -6 किया, 25 का 19 यहाँ भी -6 किया, 19 का 13 यहाँ भी -6 किया। ठीक है, तो 7 का 13 आ रहा है यहाँ पर +6 कर रहा है, 13 का 19 +6 कर रहा है, तो आगे भी +6 करेगा क्योंकि ऊपर तीनों में -6 किया तो नीचे तीनों में +6 करेगा, और 19 और 6 कितना होता है 25, यानी इसका अगला पद होगा 25। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि एक बहुभुज में 44 विकर्ण हैं, उसके भुजाओं की संख्या ज्ञात करो। देखो यहाँ पर ऑलरेडी विकर्ण दे रखे हैं 44। ठीक है, अब विकर्ण निकालना हो, अगर मान लो भुजा दे रखी है और विकर्ण निकालना हो तो विकर्ण के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं कि n कोष्टक n-3/2। ठीक है, इस फॉर्मूले का हम यूज़ करते हैं जब विकर्ण निकालना हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी निकाला हुआ तो हम बराबर में लिख देंगे 44, और इसको सरल करेंगे तो यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो n को n से गुणा किया तो n² माइनस n को 3 से गुणा किया तो 3n बराबर 44 दूना 88। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास n² माइनस 3n। देखो n² आ गया मतलब ये द्विघात समीकरण होगी, तो बराबर में क्या होगा माइनस, ये प्लस का 88 इधर आएगा तो माइनस का 88 हो जाएगा बराबर में 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पर द्विघात समीकरण है n² माइनस 3n प्लस माइनस 88 बराबर 0 है। तो देखो दो ऐसी संख्या सोचो जिनको गुणा करने पर तो 88 आए, ठीक है, और दोनों को जोड़ने पर 3 या घटाने पर 3 आए। तो देखो सिंबल से अगर हम करते तो माइनस माइनस का अगर कभी भी सिंबल आए तो जो आंसर है वो हमेशा माइनस और प्लस के अंदर आता है। ठीक है, अब देखो वो कौन सी संख्या होगी जिनको गुणा करने पर 88 और दोनों को जोड़ने या घटाने पर माइनस का 3 आए। ठीक है, तो 88 के हम टुकड़े कर सकते हैं, 2 का इसमें 44 बार, फिर 2 का 22 बार, फिर 2 का 11 बार। ठीक है, तो एक तो अपने पास 11 है और दूसरा ये हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8, यानी 11 और 8, 11 8 88 होता है। तो ये 11 हो गया, ये 8 हो गया, बड़ी संख्या आगे लिखनी है और n इसके आगे लिख दो, तो एक हो गया अपने पास इसका टुकड़ा n-11 और एक हो जाएगा n+8। अब n की वैल्यू निकालनी है तो n बराबर, देखो ये माइनस का 11 बार आएगा तो प्लस का 11 हो जाएगा और ये माइनस का 8। ठीक है, तो n की वैल्यू तो माइनस में नहीं होगी, तो यानी n की सही वैल्यू कितनी है 11, यानी ये जो विकर्ण बहुभुज है उसमें 11 भुजाएं हैं। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अपना ए और बी एक काम को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि एक काम शुरू करता है और दोनों एक दूसरे दिन काम करते हैं, एक दूसरे दिन का मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन काम करते हैं, तो देखो ए करता है 10 दिन में और बी करता है 15 दिन में, तो ए का एक दिन का काम क्या हो जाएगा 1/10 और बी का एक दिन का काम हो जाएगा 1/15। ठीक है, अब दोनों का अगर एक दिन का अगर हम काम देखते हैं तो 1/10 और 1/15 ये एक दिन का काम है, लेकिन ये एक दिन साथ में नहीं कर रहे हैं, एक दिन ए कर रहा है दूसरे दिन बी कर रहा है, तो इन दोनों ने मिलकर कितने दिन काम किया 2 दिन, यानी ए का एक दिन का काम 1/10 है और बी का एक दिन का काम अगर 1/15, तो दोनों ने मिलकर 2 दिन में कितना काम किया, दोनों को जोड़ लो। ठीक है, जोड़ते हैं तो एलसीएम आता है अपने पास 30, 10 का 3 बार और 15 का 2 बार, यानी 5/30 काम इन्होंने कितने दिन में फिनिश किया है 2 दिन में। अब 5/30 का मतलब क्या होता है कि 5 काम इन्होंने किया है, 30 में से 5 काम कर दिया और 5 काम को करने में कितना समय लगा इनको 2 दिन, तो अगर 5 काम को करने में 2 दिन लगा तो पूरा काम कितना है 30, इस 30 काम को करने में कितना दिन लगेगा x, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा अपने पास 5x बराबर 30 × 2, ये 5 गुणा में भाग में चला जाएगा, 5 6 30, 6 दूना 12 दिन के अंदर ये काम फिनिश कर देंगे। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अपना कि 5, 25 और 125 श्रृंखला का अगला अंक कौन सा होगा। एक सीरीज दे रखी है, देखो यहाँ पर 5 क्या होता है 5 की पावर 1, फिर आता है 5 1 25 जो 5 का स्क्वायर होता है,
फिर 125 जो 5 का क्यूब होता है, तो अब क्या आएगा 5 की पावर 4, ठीक है, 1 2 3 और 4, और 5 की पावर 4 क्या होती है 625, ठीक है। या फिर देखो 5 को अगर 5 से गुणा करेंगे तो 25, 25 को 5 से गुणा करेंगे तो 125, 125 को अगर भी हम 5 से गुणा करेंगे तो 625 ही आएगा। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, 7 लड़कों की औसत आयु 20 वर्ष है। देखो लड़के कितने हैं 7, और इनका जो एवरेज है वो है 20 साल, ठीक है। तो टोटल आयु कितनी हो जाएगी सभी 7 लड़कों की 140 साल, ठीक है। अब इसने कहा कि यदि पहले 6 लड़के, ठीक है, इसके अंदर जो पहले 6 लड़के हैं उनकी औसत आयु कितनी है 19 से 1/2 का मतलब 19.5 लिख लेते हैं, ठीक है। तो उनकी कुल उम्र कितनी हो जाएगी, अगर 6 को अगर हम 19.5 से गुणा करते हैं तो 6 5 जो 30, हासिल का 3, 54 3 57, हासिल का 5, 6 और 5 11, यहाँ एक संख्या छोड़कर पॉइंट लगा दो। यानी 6 लड़कों की जो अगर औसत 19.5 है या 19.5 साल है तो उनकी जो कुल उम्र होगी वो 117 साल होगी। तो जो एक लड़का बचा हुआ है 7वां लड़का, उसकी आयु कितनी हो जाएगी तो 140 जो कुल 7 लड़कों की है, और 117 जो 6 लड़कों की है। तो जो ये कम हुई है वो 7वें लड़की की आयु होगी। तो 140 में से अगर हम 117 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 23 साल, ठीक है। तो ये 23 साल किसकी होगी 7वें लड़के की कुल आयु। ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक बाग में 7056 पेड़ है, यदि कुल पंक्तियों की संख्या एक पंक्ति में लगे पेड़ों की संख्या के बराबर है तो कुल पंक्तियों की संख्या ज्ञात करें, ठीक है। देखो मान लेते एक पंक्ति में x पेड़ लगे हैं, ठीक है, और पंक्तियां भी x ही है, ठीक है। तो कुल पेड़ कितने दे रखे हैं 7056, ठीक है। तो अगर हम x को x से गुणा करेंगे तभी तो 7056 आएगा, क्योंकि मान लो एक कक्षा के अंदर 5 छात्र है और सबसे अगर 5 रुपये ले तो कुल कितने रुपए इकट्ठा होंगे 25 रुपये। तो ये 5 को 5 से गुणा करेंगे तभी 25 आएगा। तो यहाँ पर भी उसी बेस का ये क्वेश्चन है। तो x को x से गुणा किया तो x स्क्वायर बराबर है 7056, स्क्वायर हटाएंगे रूट लगेगा तो x की वैल्यू हो जाएगी 7056 का रूट होता है 84। ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि एक पहिए की त्रिज्या 24.5 सेंटीमीटर है तो उस पहिए की परिधि क्या होगी। देखो एक पहिया है जिसकी त्रिज्या दे रखी है 24.5 सेंटीमीटर, और हमें पता करना है परिधि, ठीक है। तो पहिया वर्ताकार होता है और वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr। तो 2 की जगह 2, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस दे रखी है इसकी 24.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको सरल कर लेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा नीचे 10, ठीक है। 5 से कट रहा है, 5 चौक 20 बच गया 4, 5 9 45 और 5 दूना 10, 7 का भाग 49 में 7 बार और ये 2 से 2 कट गया है, ठीक है। अब 122 को अगर हम 7 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 154 सेंटीमीटर उसकी परिधि होगी। ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अपना कि 20 मूल्यों का औसत 16 है, ठीक है। देखो मूल्य कितने दे रखे हैं 20 और उनका जो एवरेज दे रखा है वो है 16, ठीक है। प्रत्येक में से 3 को घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। देखो अगर घटाने, जोड़ने, गुणा करने और भाग करने की बात करें तो जो भी करना है वो औसत से कर दो। यहाँ पर घटाने की बात कर रहा तो औसत में से 3 घटा दो, ठीक है। तो अगर 20 संख्याओं का औसत 16 है, ठीक है। देखो यहाँ पर इंग्लिश में 18 लिखा होता है, ये 20 संख्याओं का औसत 18 कर लो इसको, ठीक है। यहाँ पर 20 संख्याओं का औसत 18 है और प्रत्येक में से अगर 3 घटा दिया जाए, ठीक है, तो नया औसत क्या हो जाएगा उन्हीं 20 संख्याओं का औसत 15 हो जाएगा, ठीक है। जो भी करना है वो औसत से करना है। अगर जोड़ने की बात करें तो औसत में जोड़ना है, घटाने की बात करें तब भी औसत से घटाना है। यहाँ पर नया जो औसत होगा वो कितना होगा 15। ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अपना, ये इरिगेशन मिश्रण से है कि 20 लीटर और 36 लीटर के 2 मिश्रण में स्पिरिट और पानी का जो अनुपात है वो है 3 7 और 7 5, ठीक है। 7:5 है। दोनों मिश्रणों को एक साथ मिला दिया जाए तो अब नए मिश्रण में स्पिरिट और पानी का अनुपात पता लगाइए, ठीक है। देखो यहाँ पर फर्स्ट तो है जो 20 लीटर का है और दूसरा है 36 लीटर का, ठीक है। इसमें स्पिरिट और वाटर, ठीक है, स्पिरिट और वाटर का जो रेशियो है वो है यहाँ पर 3 7 है और इसका 7 और 5 है, ठीक है। देखो यहाँ पर इन दोनों में कुल कितना पानी और कुल कितना स्पिरिट है वो निकालना है सबसे पहले तो, ठीक है। देखो यहाँ पर 3 और 7 का योग होता है 10, ठीक है, और 10 का भाग 20 के अंदर 2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो वास्तव में योग है वो 20 है और अनुपातों का योग 10 है। तो यहाँ पर 10 का भाग 20 में 2 बार जाता है, 2 को दोनों से गुणा कर दो, ठीक है, इससे भी गुणा कर दो और इससे भी गुणा कर दो। तो वास्तव में स्पिरिट है 6 लीटर और पानी है 14 लीटर, ठीक है। और यहाँ पर 36, तो देखो यहाँ पर इनका योग कितना आ रहा है 12 और वास्तव में योग है 36, तो 12 का भाग 36 में 3 बार जाता है, 3 को दोनों से गुणा कर दो,
7 तिया 21 और 5 तिया 15, यानी स्पिरिट है 21 लीटर और पानी है 15 लीटर। अब अगर हम कुल स्पिरिट देखते हैं तो देखो यहाँ पर स्पिरिट है 6 लीटर और यहाँ स्पिरिट है 21, तो टोटल कितना हो गया स्पिरिट 27 लीटर, ठीक है। और वाटर देखते हैं तो यहाँ वाटर 14 लीटर है और यहाँ वाटर 15 लीटर है, तो दोनों का जो मिलाकर पानी कितना हो गया 29 लीटर, ठीक है। तो जो दोनों मिश्रणों को अगर हम मिलाएंगे तो इनका जो नया अनुपात बनेगा स्पिरिट और वाटर का वो हो जाएगा 27:29। ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर होगा। और लास्ट क्वेश्चन है कि 12 सेंटीमीटर किनारे वाली लकड़ी के एक बॉक्स का सतह क्षेत्र क्या होगा जिसका आकार एक घन है, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन का आंसर आप मेरे को कमेंट में देंगे कि एक घन है जिसकी सतह का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर उसकी भुजा है और उसके सतह का क्षेत्रफल यानी उसका पृष्ठ क्षेत्रफल हमें पता करना है, ठीक है। इसका आंसर आप मेरे को फटाफट कमेंट में दो। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, नए हो चैनल पे सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं किसी एक और नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।